हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पार्ट 1 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट्स का आइडिया हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तब थोड़ा सा लिया था। अब इसमें और बातें जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट देखते हैं। जैसा कि बताया था आपको, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन सी ऑब्जेक्ट्स? अब यहां वर्ड ऐड कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। यानी जो अलग अलग हों, एक ही सेट में कोई दो एलिमेंट सेम नहीं हो सकते और हम उनको पहचान पाएं कि ये सेट का मेंबर है या नहीं है। जैसे कि अगर आप सेट ऑफ वॉवल्स की बात करें तो हमें मालूम है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स तो हम जान रहे हैं कि इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, ए ई आई ओ यू। या अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स तो हमें मालूम है इवन नंबर्स कौन से होते हैं और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो उस हिसाब से हम पूरा सेट लिख सकते हैं। कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हो रहा। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें एलिमेंट का काउंट इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, क्या नोटेशन होता है? तो यूजुअली हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए एक हमने सेट लिखा ए जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये इसका नोटेशन है, कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे वॉवल्स के सेट को अगर मैं वी बोलता तो ए ई आई ओ यू, हम ऐसे इसको डिनोट कर सकते थे। इसमें जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 है, हम बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट ए, दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू। यहां बोल सकते हैं ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी। अगर यहीं पे एक एलिमेंट हम बी ले लें, बी इस सेट का एलिमेंट नहीं है, बी वॉवल नहीं होता, तो हम बोल पाएंगे बी डज नॉट बिलोंग टू वी। ऐसे ही ऊपर हम बोल पाते 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहां हमने 2 सिंबल सीखे, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। सो कोई भी एलिमेंट का नोटेशन स्मॉल लेटर्स में किया जाता है या फिर नंबर्स में किया जाता है, और सेट का नोटेशन हम कैपिटल लेटर्स में कर पाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हम 2 तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड, या हम इसे टेबुलर मेथड भी कहते हैं, जो कि अभी हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया था वो टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड ही था। दैट मीन्स मान लीजिए एक सेट है ए और 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज रोस्टर मेथड। इसी को अगर हमें सेट बिल्डर मेथड से बनाना हो, इसको लिखना हो, तो वी कैन ऑलवेज राइट ए इज इक्वल टू, समझें, हम बोल सकते हैं एक्स, एक्स मतलब एक वेरिएबल। दिस वेरिएबल इज सच दैट, दिस सिंबल इज कॉल्ड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक तो पहली बात, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड एक्स शुड लाई बिटवीन 1 to 6 विद इक्वालिटी ऑन 1 and 6। इन दोनों को, जब इन दोनों की हम कोई कॉमन बात निकालेंगे तो वो यही सेट आएगा। कुछ लोग इस जो सच दैट वाला सिंबल है उसको एक ऐसे वर्टिकल लाइन से भी शो करते हैं, ये भी वैलिड सिंबल है। तो हम ये जो तरीका होता है ये कहलाता है सेट बिल्डर मेथड। वी, अगर मैं वॉवल्स का सेट लूं ए ई आई ओ यू, तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। और ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि V is a set in which these are the elements X such that X is a vowel in English alphabet। तो सेट बिल्डर मेथड, यानी जब आप बिल्ड करके लिख रहे हैं उस तो मेथड आएगा, वो कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड। और अगर सीधे सीधे लिख दे रहे हैं तो वो रोस्टर मेथड। कार्डिनल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल नंबर, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। जिस भी सेट में जो एलिमेंट का काउंट होता है, जैसे अगर मैंने यहां बोला था ए एक सेट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो वी कैन ऑलवेज राइट n ऑफ a, यानी
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज इक्वल टू 6, यही कहलाता है कार्डिनल नंबर। ऐसे v इज इक्वल टू, अगर मैं AEIOU लिख रहा हूं तो वी कैन ऑलवेज राइट NV इज इक्वल टू 5। कभी कभी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो अगर आप इसमें कार्डिनल नंबर लिखने का प्रयास करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो व्हाट इज कार्डिनल नंबर? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। देखिए टाइप्स ऑफ सेट कई तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन कार्डिनल नंबर के आधार पे ऐसे समझ लें कि एलिमेंट्स के काउंट के आधार पे सेट कितनी तरह के होते हैं। नल सेट, इसे हम वॉइड सेट और एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई मीन्स कि किसी भी ऐसे सेट में जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, इसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। यानी अगर आप कार्डिनल नंबर ऑफ 5 लिखेंगे तो आंसर आना चाहिए 0। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नल सेट? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल एलिमेंट सेट। तो ए सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट लूं B जिसमें नंबर 3 ले लूं केवल, सो दिस इज सिंगलटन सेट। एक सेट ले लेता हूं से S इज इक्वल टू, और इसमें एक नंबर ले लेता हूं पाई। ये क्या है? मतलब रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं ना सेट में। ये सिंगलटन सेट के एग्जांपल्स हो गए। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट नाम से ही क्लियर हो रहा है, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे भी 2 एग्जाम्पल लिए थे। पहला एग्जाम्पल था A एक सेट है जिसमें 1 से लेकर के 6 तक के नेचुरल नंबर्स लिखे थे, कार्डिनल नंबर निकालें तो 6 आ जाएगा। वॉवल्स के सेट को AEIOU लिखा था, यानी इसमें कार्डिनल नंबर निकालें तो 5 आ जाएगा। दोनों फाइनाइट नंबर हैं, यानी दोनों फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होता है, यानी आप उसमें काउंटिंग कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, ये भी नाम से ही क्लियर है, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सभी को पता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं। कार्डिनल नंबर निकालें, इनफाइनाइट आएगा। ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पैरेंथेसिस में डिफाइंड होते हैं। इसमें भी अगर मैं कार्डिनल नंबर निकालूं तो ये इन्फिनिटी आएगा। तो ये दोनों इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है, ये काउंटेबल सेट है, आप काउंट कर सकते हैं, और ये अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते। नंबर्स आर सो क्लोजली पैक्ड कि आप काउंट नहीं कर सकते। आपने टर्मिनोलॉजी और पढ़ी थी, एक डिस्क्रीट सेट और कंटिन्यूअस सेट। ऊपर वाला डिस्क्रीट सेट है, नीचे वाला कंटिन्यूअस सेट है, इसकी भी बात हम करेंगे। अब रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, यानी 2 सेट्स को आपस में रिलेट करते हुए क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें पहला है इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट्स A and B are called equivalent set if their cardinal numbers are equal. Point to be noted, उसमें एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बस उनके काउंट सेम होना चाहिए। जैसे मान लो एक सेट ले लिया आपने 1 2 3 4 5 6, वही पुराना सेट A,
और एक सेट ले लिया बी जिसमें स्टार्टिंग हम कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8, दोनों में ही 6 एलिमेंट्स हैं। ये इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल होगा। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर है। इक्वल सेट मतलब जैसे एलिमेंट्स ए में दिए हैं वैसे ही एलिमेंट्स बी में दिए होने चाहिए। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड, इसको थोड़ा टेक्निकली डिफाइन करेंगे, आर कॉल्ड इक्वल सेट्स if every element of A is element of B as well and every element of B is also an एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में हों सारे के सारे, और बी के सारे एलिमेंट ए में हों। जैसे मान लीजिए ए में अगर आपने 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट लिए थे, ऐसे बी इस बार हम ले लेते 1 2 3 4 5 6। तो आप ए का कोई भी एलिमेंट ले लो वो बी में पाया जा रहा है, और बी का कोई एलिमेंट ले लो वो ए में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब काउंट भी इक्वल हो जाएगा, कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो जाएंगे और सेट भी इक्वल हो जाएगा। यानी इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर तो इक्वल होते ही हैं। तो अगर इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोलना चाहो तो वो भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सबसेट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी आप इक्वल सेट पढ़ के आए हैं, बस उसमें आपने ये बोला था कि ए में आने वाले सारे एलिमेंट अगर बी के भी एलिमेंट हैं और बी में आने वाले अगर सारे एलिमेंट ए के भी एलिमेंट हैं तो ए और बी आपस में इक्वल सेट होते हैं। अब हम इसमें से एक ही बात ले लेते हैं। सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ every element of A is also an element of B। लेकिन अब इसमें उल्टी बात नहीं बोल रहे हैं, और इसमें क्या होगा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है A जिसमें 6 एलिमेंट हैं 1 से लेकर के 6 तक के नेचुरल नंबर्स, और एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट हैं, ये सेट B है। तो आप ध्यान दें A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है B में, तो हम बोलते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में भी ऐसे ही A में इस बार वही 6 एलिमेंट रख लेते हैं और B में भी वही 6 एलिमेंट रख लेते हैं। तो A में आने वाले सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, तो इसका मतलब A इस केस में भी B का सबसेट होना चाहिए। सबसेट का सिंबल होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में U बना लेते हैं और इक्वालिटी भी लगा दो। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ A इक्वल टू B आ रहा है ना। अब एक टर्म होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये, जैसे आपने लेस देन का साइन पढ़ा ना, तो जैसे यहां पे आप ध्यान दें A छोटा सेट है B से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज प्रॉपरली ए सबसेट, यानी छोटा सेट है उससे। इन्हीं दोनों को मिला करके हम बोलते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। सो दिस इज ए सिंबल ऑफ सबसेट। और अगर ये वाला आप फॉलो कर रहे हो, ये वाला एग्जांपल फॉलो कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यानी प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट जरूर कम हो, इक्वल नहीं हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ से रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर आप पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो प्रॉपर सबसेट मीन्स एटलीस्ट एक एलिमेंट तो जरूर कम। यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, हमारा जो इंडियन स्टडी सिस्टम है
ये स्टेप बाय स्टेप स्टडी में विश्वास रखता है। आपको याद होगा कि जब आपने नंबर सिस्टम भी पढ़ा था तो उसमें भी आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स, आफ्टर दैट रैशनल नंबर और फिर इरैशनल नंबर और रियल नंबर्स अलग अलग क्लासेस में आपको इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक इसी तरह से एनसीईआरटी 11th क्लास के अंदर सब सेट का जो सिंबल है वो ये लिखा हुआ है और अधूरी बात बताई गई है। फिर 12th में उस बात को पूरा किया गया और दोनों बातें बताई गई हैं। बट हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि ये एक्चुअली प्रॉपर सबसेट का सिंबल है और ये सबसेट का सिंबल है, तो हम सही बातों का ही यूज करेंगे अपनी स्टडीज में। अब पावर सेट, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं सबसेट, तो उसी तरह से पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए में दो एलिमेंट्स। अब आपको इसका पावर सेट लिखना है, तो पहले इसके सबसेट सोचते हैं। सबसेट्स होंगे, एक तो होगा नल सेट। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर एक एक एलिमेंट वाले सबसेट, और हम जानते हैं सबसेट में इक्वल सेट भी आते हैं। तो ये 4 इसके सबसेट्स हो गए। अब पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करते हैं, मतलब जिस भी सेट का पावर सेट लिख रहे हैं तो पी ऑफ ए ऐसे लिख दिया। अब इसके सेट बनाए, तो सेट बनाने के लिए फिर से कर्ली ब्रैकेट में ये चारों एलिमेंट्स लिख देंगे। यानी पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली सबसेट्स होते हैं, यानी वो भी सेट्स होते हैं। तो ये इसका पावर सेट हो गया। अब ये जैसे हमने यहां पे ए में 2 एलिमेंट लिए थे, तो सबसेट्स आ गए 4। अब पूछा जाए कि भाई पावर सेट हमें बनाना है तो हमें सारे सबसेट पता होने चाहिए ना, काउंट में कितने हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स की। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ए एक सेट में मान लो x1, x2, x3, xn n एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे। आप सोचो एक सेट ए है, ये मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, उसका सबसेट तो अंदर ही होगा ना उसके। तो अगर मैं ये एक सबसेट बनाना चाहता हूं इसका, तो आप ये बताइए कोई भी एलिमेंट उसमें आ सकता है या नहीं आ सकता। तो किसी भी एलिमेंट की अगर मैं पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करूं कि इस शेडेड पोर्शन में आएगा या नहीं आएगा, या तो वो ए में तो है ही है, या तो वो शेडेड पोर्शन के अंदर होगा या बाहर होगा। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी फॉर एवरी एलिमेंट। तो अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स, एक हम टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब टेक्निक्स हम उसमें सीखेंगे। तो उसका एक एलिमेंट्री टाइप की बात हम अभी करते हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट आप रखना चाहते हो तो या तो इस रीजन में रखोगे जो शेडेड रीजन है, या नॉन शेडेड रीजन में रखोगे। तो x1 एलिमेंट या तो शेडेड रीजन में आएगा या नॉन शेडेड रीजन में आएगा। हर एलिमेंट के 2 वेज हो गए, 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज 2⁻n। इसीलिए आप याद कर लें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2⁻n। इसमें सबसे छोटा सबसेट होता है 5, यानी कि नल सेट भी होता है, और सबसे बड़ा सबसेट होता है a, द सेट इटसेल्फ। ये दोनों, ये स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़े सबसेट और सबसे छोटे सबसेट लिखे हुए। अब सुपर सेट, ठीक उल्टी डेफिनेशन। सुपर सेट किसे कहते हैं, मतलब a, if a is a subset of b, if a is a subset of b, we can say b is a superset of a। तो यानी ठीक उल्टी डेफिनेशन है। अब यूनिवर्सल सेट, जब भी हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं उसमें खूब सारे अगर सेट्स लिखे हुए हैं, जैसे मान लो एक सेट दिया हुआ था 1 2 3 4, बी एक सेट दिया हुआ है 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
से 3 4 5 7, सी एक सेट दिया हुआ है 3 5 9, राइट। इन तीनों सेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सबसे बड़ा सेट होता है उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आप बड़ा लेने पे आए तो बहुत बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के उसी हिसाब से अपने को सेट लेना चाहिए। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम में एक सेट ऐसा बोल दूं जिनके ये सबसेट्स हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट अगर मैं बोलूं, मान लो 1 2 3 4 5 7 और 9, तो ये सेट इन सब का एक तरह से सुपर सेट हो गया। और क्योंकि ये सब इसी में कंटेन कर रहे हैं तो ये आप यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। कोई कहे मैं तो सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट लूंगा, मोस्ट वेलकम। आप जितना बड़ा सेट करते जाएंगे उतना आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर प्रॉब्लम कंटेन हो जाए, यानी उस प्रॉब्लम के लिए, उस क्वेश्चन के लिए वही उसका यूनिवर्स है, मतलब वो नंबर्स ही उसका यूनिवर्स है और पूरा क्वेश्चन, पूरा प्रॉब्लम उस यूनिवर्स के अंदर ही डिफाइंड है। तो यूनिवर्सल सेट आई सपोज समझ में आ गया। यूजुअली जब भी ऐसे काउंटेबल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे होते हैं तो हम यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर मान के चल सकते हैं। अगर डेसिमल में आ रहे हैं तो हम रियल नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको यूनिवर्सल सेट क्या लेना चाहिए। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करते हैं। पहला इसमें यूनियन ऑफ सेट्स। जब भी दो सेट्स को हमें ज्वाइन करके लिखना होता है तो हम यूनियन सिंबल का यूज करते हैं। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। यानी मान लीजिए अगर ए में कोई 5 एलिमेंट हैं 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर और बी में 3 4 5 6 ये 4 एलिमेंट्स, और आपको ए यूनियन बी यानी दोनों सेट्स को ज्वाइन करके लिखना, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिए ये 3 4 और 5 कॉमन एलिमेंट्स, लेकिन ये एक ही बार लिए गए हैं क्योंकि किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो ए यूनियन बी में 3 तरह के एलिमेंट्स होंगे। एक वो जो केवल ए में पाए जाएं, बी में ना हो। एक वो जो केवल बी में पाए जाएं, ए में ना हो। और कॉमन एलिमेंट्स, ये 3 तरह के एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। जैसे 1 2 केवल ए में है, 6 केवल बी में है और 3 4 5 दोनों में है, यानी कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं यूनियन की और इसको ऑपरेशन ऑन नंबर से कंपेयर करूं तो वी कैन कंपेयर यूनियन एज एलसीएम। एलसीएम कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 6 और 15 का एलसीएम लेना। 6 होता है 2 इंटू 3 और 15 होता है 3 इंटू 5। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको याद होगा कि आपको एक कॉमन वाला जो नंबर है वो तो लेना ही होता था और बचे हुए नंबर्स भी लेने होते थे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 इनका कॉमन एलिमेंट था, वो तो आया ही, और बचे हुए एलिमेंट्स 2 और 5 भी है। बिल्कुल वैसे ही ए और बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं थे वो लेने और कॉमन एलिमेंट्स भी एक बार लेने। जबकि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में अगर मैं ये सेम एग्जांपल ले लूं ए और बी वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी यू कैन राइट 3 4 5 द कॉमन पोर्शन ओनली। और अगर मैं कंपेयर करूं इसको नंबर्स के ऑपरेशन से तो इट इज लाइक HCF। द सेम एग्जांपल 2 इंटू 3 और ये 15 क्या आ रहा है 3 इंटू 5। अगर मैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लूं तो ये 3 आ रहा है। दैट मीन्स यूनियन इज लाइक LCM एंड इंटरसेक्शन इज लाइक HCF, जो हम ऑपरेशन नंबर्स पे लगाते हैं। तो अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आ पाएगा। अभी फिलहाल तो मैंने 2 एग्जांपल्स जो लिए यूनियन और इंटरसेक्शन के वो डिस्क्रीट सेट पे लिए। आगे चल के हम इस पे कॉन्टिन्यूस सेट्स की भी बात करने वाले। देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ए एक सेट है 1 3 7 9 11, बी एक सेट है 3 7 5 4 -1।
अब आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे 7 एलिमेंट दोनों में पाया जा रहा है, 3 एलिमेंट दोनों में पाया जा रहा है। तो अब आप लिखना शुरू करें, -1, 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 11। इसमें कॉमन एलिमेंट्स थे 3 एंड 7। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो आंसर आएगा 3,7, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए में 1, 2, 3 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 4, 5, 6 3 एलिमेंट्स। आपको ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी आप, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बस आप ज्वाइन ऑफ सेट्स ए यूनियन बी ऐसे लिख सकते हैं। जबकि ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो ये आ जाएगा नल सेट 5। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये 2 एग्जांपल्स हमने देखे, और भी एग्जांपल्स आएंगे बाद में। सो गाइस, अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, 2 सेट्स का यूनियन, चाहे ए पहले लो बी बाद में लो या बी पहले लो ए बाद में लो, सेम ही सेट आता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के साथ भी ऐसा ही होता है, कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं और यूनियन में कॉमन एलिमेंट्स के साथ साथ ए और बी में बचे हुए एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। अगर 3 सेट्स का हम एसोसिएशन कर रहे हैं, तीनों में बीच में यूनियन लगा हुआ है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें पहला कोई भी यूनियन करो, चाहे तो ए यूनियन बी पहले कर लो बाद में सी का यूनियन करो, या पहले बी यूनियन सी कर लो बाद में ए का यूनियन करो, ये सेम क्वांटिटी आती है। यानी पहला एसोसिएशन आप कोई भी कर सकते हैं। सिमिलर विद द इंटरसेक्शन, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसी पे भी ब्रैकेट लगा लो, सेम क्वांटिटीज आती हैं और इन्हें हम वेन डायग्राम से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ फाई एंड यू मीन्स नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का लॉ। अगर किसी सेट से फाई का यूनियन लिया जाए, नल सेट का यूनियन अगर लें तो लौट के वापस वही सेट ए आ जाता है, और अगर यूनिवर्सल सेट से आप यूनियन ले रहे हो तो फिर फाइनल आंसर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन ले रहे हो फाई से तो आंसर फाई आ जाएगा, और अगर यूनिवर्सल सेट से किसी सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो सेट ए आ जाएगा। इस बात को हम फील भी कर सकते हैं, जैसे फाई से आप यूनियन ले रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम सेट ए आ जाएगा। ऐसे ही फाई से इंटरसेक्शन ले रहे हो तो कोई भी कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, इसलिए वापस फाई आ जाएगा। ऐसे यूनिवर्सल सेट इज दी कंप्लीट सेट, तो इसका मतलब अगर यूनिवर्सल सेट से आप यूनियन ले रहे हो तो फाइनली यूनिवर्सल सेट वो सबसे बड़ा सेट ही आ जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ए ही आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है? ए का अगर ए से यूनियन लो तो भी ए आता है, इंटरसेक्शन लो तो भी ए ही आएगा। बहुत ही क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसे कहते हैं? यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। पहले देखें, ए यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ, ये वाला यूनियन इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए यूनियन बी, बीच में ये वाला इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए यूनियन सी, तो यानी यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। पहली बात। एंड इंटरसेक्शन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इसमें से एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम वेन डायग्राम से प्रूफ करते हैं। जैसे ये वाला ले लेते हैं, सेकेंड वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्यों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के यूनियन के बराबर होता है? हम वेन डायग्राम से प्रूफ करते हैं। सो गाइस, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है वेन डायग्राम की मदद से कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, जैसा कि अभी प्रॉपर्टी में बताया था। वेन डायग्राम में पहले लेफ्ट हैंड साइड के वेन डायग्राम बना लेते हैं। पहले बी यूनियन सी देखते हैं। ये 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये बी यूनियन सी को दिखा रहा है। वो एलिमेंट्स भी हैं जो बी में हैं, वो एलिमेंट्स भी हैं जो सी में हैं, और कॉमन एलिमेंट्स भी हैं।
तो दिस इज बी यूनियन सी, मैंने रेड शेडिंग कर दी इसकी। अब आपको इसका ए से इंटरसेक्शन लेना, अगर इसका ए से इंटरसेक्शन लेना है तो वो पोर्शन देख लेते हैं जो ए से कॉमन है। तो ये शेडेड पोर्शन ए से कॉमन है। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम की मदद से हमने सेट्स की शेडिंग कर ली। अब राइट हैंड साइड में दो पार्ट्स हैं, एक तो ए इंटरसेक्शन बी लेना और एक ए इंटरसेक्शन सी लेना। तो ए बी सी तीन सेट्स में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए और बी का कॉमन पोर्शन, और ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो ए और सी का कॉमन पोर्शन। अब इन दोनों का यूनियन कर दें, क्योंकि इन दोनों का यूनियन है राइट हैंड साइड में। यूनियन में कॉमन पोर्शन एक बार लेना, ये कॉमन पोर्शन था, और बचे हुए पोर्शंस भी लेने। तो यानी कि ये पूरा आ रहा है, ये फिगर और ये फिगर सेम शेडेड पोर्शन दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये आपस में इक्वल सेट्स हैं। तो ये प्रूफ हो गया वेन डायग्राम की मदद से कि ये इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। बची हुई प्रॉपर्टीज भी आप वेन डायग्राम की मदद से प्रूफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। दो सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट अगर उनमें कुछ कॉमन ना हो। इफ ए इंटरसेक्शन बी फाई हो। पिक्टोरियली अगर वेन डायग्राम की मदद से दिखाएं तो ए एक अलग सेट है और बी दूसरा सेट है अंडर द सेम यूनिवर्सल सेट, लेकिन उनमें कुछ कॉमन नहीं है। ऐसे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो a इज इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 लिखा हुआ है और b इज इक्वल टू समथिंग 5, 6 लिखा हुआ है, सो दे आर डिसजॉइंट सेट्स। जैसे अगर मैं बोलूं q रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसका आइडिया पहले भी दिया जा चुका है आपको। एक अगर आपको गिवन सेट है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए पूरे, जैसे ये सेट ए आपको गिवन है और उसके बाहर का पोर्शन अगर आप ले लो जो कि यूनिवर्सल सेट में पाया जा रहा हो, लेकिन सेट का कोई एलिमेंट नहीं लेना, तो उसे हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यू माइनस ए, और यू कैन राइट u \a। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है, और इनफैक्ट जैसे ये ऊपर लिखा था ना इंटरसेक्शन, वैसे ही आप इन जनरल भी बोल सकते हो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई आएगा और a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो इस बात को भी हम प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पहली प्रॉपर्टी यही हो गई, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। दूसरा, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लें दो बार तो वापस सेट a आ जाएगा। तीसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। अगर a यूनियन b पे कॉम्प्लीमेंट लें तो कॉम्प्लीमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यूनियन विल बिकम इंटरसेक्शन। सिमिलरली इंटरसेक्शन विल बिकम यूनियन जब भी कॉम्प्लीमेंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स के बीच में डिफरेंस कैसे डिफाइंड है। a माइनस बी का मतलब होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। a के उन एलिमेंट्स का सेट जो b से कॉमन नहीं है। व्हाट डज इट मीन, एग्जाम्पल से देखते हैं। a मान लीजिए a में ये 6 एलिमेंट्स हैं और b में से 3 4 7 8 ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, तो ये 3 4 इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो a माइनस बी और कुछ नहीं बल्कि उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो a में तो हैं लेकिन सेम एलिमेंट्स b में ना हो। 1 2 5 और 6 4 एलिमेंट्स आ गए। वेन डायग्राम से देखें तो a के उन एलिमेंट्स का सेट, ये मैं शेडिंग कर रहा हूं, जो b में ना हो, यानी जो b से कॉमन है वो हटा दिए गए, ये a माइनस बी होगा। सिमिलरली b के उन एलिमेंट्स का सेट जो a से कॉमन ना हो, ये b माइनस a होगा। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, a माइनस बी इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है b के बाहर वाला पोर्शन वेन डायग्राम में, और उसका a से अगर कॉमन पोर्शन लेंगे तो यही शेडिंग आएगी। और यू कैन से
ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ए माइनस बी ही आएगा। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तो समझ में आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस यहां भी हमने देखा था, ये ए माइनस बी पोर्शन होता है और ये बी माइनस ए पोर्शन होता है। तो अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो हम डेल्टा से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जस्ट अ डेफिनेशन, राइट। अब एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं सेट का, जो कि शुरुआत पे भी आपको बताया था कि सेट दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट सेट एंड कंटीन्यूअस सेट। डिस्क्रीट सेट जिसमें एलिमेंट्स हम अलग अलग देख पा रहे हैं, 1 2 3, ये कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। और कॉन्टिन्यूअस सेट जिसमें एलिमेंट आर सो क्लोजली इंटैक्ट कि वो एक उनको अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ अगर मैं बोलूं 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स अगर लेने हैं तो वो एक कंटिन्यूअस सेट होगा। ये दो तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। अब आगे की स्टडीज के लिए इसको ही हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओपन इंटरवल को हम पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज्ड इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या होता है इसका, मान लीजिए कोई वेरिएबल है, x की वैल्यू वो 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज उसमें हम लेना चाहते हैं, तो हमें इसे सेट से रिप्रेजेंट करना। तो वी वांट टू राइट समथिंग x बिलोंग्स टू, कोई सेट लिखना चाहते हैं। तो बताया गया कि ये मैंने x एक्सिस यानी रियल नंबर लाइन बना ली, इसमें नंबर्स मैं लोकेट कर लेता हूँ 1 2 3 0, ये x एक्सिस पे नंबर्स लोकेट कर लिए। अब हमें 1 से लेके 3 तक के सारे नंबर्स चाहिए, तो हमने 1 से लेके 3 तक ये सारी नंबर्स कवर करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी, बट 1 और 3 नहीं चाहिए। तो 1 और 3 पे मैंने एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना दिया, नाम रखेंगे इसका कैविटी। कैविटी मीन्स पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। और जैसा कि बताया इसे क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, और लिखेंगे पैरेंथेसिस में 1 2 3। ओपन इंटरवल 1 2 3 का मतलब है कि सारे नंबर्स 1.1 1.2 ये सब इसमें आएंगे। इनफैक्ट इरेशनल रेशनल जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं सब आएंगे, लेकिन 1 और 3 नहीं आएगा। तो यानी अगर कोई पूछे 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है? नो, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। ऐसे ही अगर कोई पूछे 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, तो ये फिर एक ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, इस बार 1 और 3 हमें लेना, फिर से मैंने x एक्सिस बनाई, 1 और 3 हमें लेना है। तो रियल नंबर लाइन पे और नंबर्स नहीं लिखे हैं तो भी चलेगा, 1 से लेके 3 तक के सारे नंबर्स हमें लेने हैं। इस बार यहाँ पे आपने एक छोटा सा डॉट लगा दिया, डॉट मीन्स पॉइंट इंक्लूडेड। और अब इस बार इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3। इसका मतलब है 1 और 3 इंक्लूडेड हैं। इस बार ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 इज ए ट्रू स्टेटमेंट, यानी कॉर्नर पॉइंट इंक्लूडेड हैं। इसमें काउंटेबल अगर हम नंबर्स ढूंढें तो दे आर इनफाइनाइट काउंट है, क्योंकि आप काउंट कर ही नहीं सकते, इतने पास पास नंबर्स हैं। से कोई कहे सर 1.1 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि 1 जो भी बोलेगा 1.2 तो मैं बोल दूंगा 1.01, जो आप बोलोगे 1.01 तो एक और नंबर बीच में आ जाएगा 1.001। सो अगर मैं इस तरह के कंटिन्यूस सेट की बात करूं तो आप नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा वो आप गेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप नंबर बोलोगे और जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। अब ये बात हो गई ओपन और क्लोज्ड इंटरवल की, लेकिन कोई पूछ सकता है सर एक तरफ से एक इक्वालिटी आ रही हो और दूसरी तरफ केवल इनइक्वालिटी आ रही हो तो क्या होगा? तो फिर इंटरवल सेमी ओपन सेमी क्लोज होगा। जैसे अगर x की वैल्यू 1 से 3 हो और 3 पे इक्वालिटी लगी है तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड। तो आप लिखोगे, थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है, 1 से 3 एक तरफ लगाओगे पैरेंथेसिस और एक तरफ लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। सिमिलरली उल्टा हो जाए, x की वैल्यू 1 से 3 ऐसे हो जाए तो आप फिर ये x एक्सिस है, 1 से 3 यानी 1 पे लगाओगे डॉट और
3 पे लगाओगे कैविटी और इसको लिखोगे x बिलोंगिंग टू 1 2 3, राइट। अगर आप इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कुछ, पहला तो ये कि अगर कभी इस तरह का लिखा है x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी को आप किसी भी सेट में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अनडिफाइंड नंबर है। नंबर 2, अगर कभी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा है तो यू कैन ऑलवेज राइट x बिलोंग्स टू R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। नंबर 3, मान लीजिए कोई भी x बिलोंग टू करली ब्रैकेट में इस तरह से एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, तो वी कैन ऑलवेज राइट इट लाइक सिंबॉलिक नोटेशन x बिलोंग्स टू 5, ये नल सेट होता है, पहले भी बताया जा चुका है, तो हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्लोज इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल आ गया, इनसे रिलेटेड कुछ बातें और देखते हैं कैसे हम इनको क्वेश्चंस में यूज करें। देखिए, जब भी कोई आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको लास्ट में ये ओपन और क्लोज इंटरवल ही लेने पड़ेंगे आंसर के फॉर्म में। तो इनमें कई बार हमें यूनियन और इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जब भी दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बीच में लगा हो और, तो आपको लेना होता है यूनियन। जब भी दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बीच में लगा हो एंड, तो आपको लेना होता है इंटरसेक्शन। इसीलिए अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई इनइक्वालिटी, मैंने हर बार दो दो क्वेश्चन लिखे, एक बार मैंने और लिखा ऊपर और नीचे लिखा एंड। तो पहले हम और सॉल्व करते हैं। एक इनइक्वालिटी दी हुई है x लेस देन 5, इसको रियल नंबर लाइन पे बना लेते हैं। x लेस देन 5 का मतलब है 5 से छोटा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू 5, और सबको पता है माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल ही रहता है, तो ये ऐसे एरो बना के छोड़ दिया। ऐसे दूसरा है 1 टू 7, ऑब्वियसली 1 रियल नंबर लाइन पे इधर और 7 इसके राइट में होगा। 7 पे अपने को कैविटी लेनी है। तो अगर मैं इसका और यानी यूनियन लूं, पहला क्वेश्चन है इसमें इन दोनों के बीच में यूनियन लेना। तो यूनियन का मतलब होता है इट इज लाइक एलसीएम, कॉमन पोर्शन तो आपको लेना ही है। ये कॉमन पोर्शन हो गया 1 टू 5, बचा हुआ पोर्शन भी लेना। तो आप बताएं x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, फिर 1 से 5 इसने कवर कर लिया, और 5 टू 7 फिर इधर कवर हो गया, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 7 द कंप्लीट आंसर। कोई कहे सर ये 5 आएगा क्या? यस, ऊपर वाले में 5 आ रहा था ना, तो किसी भी एक में आ रहा है तो फिर आपको लेना है। इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो होता है कॉमन पोर्शन, यानी x बिलोंगिंग टू कॉमन पोर्शन। आप ध्यान से देखें 1 टू 5 आ रहा है, 1 पे क्या क्लोज इंटरवल रहेगा? यस, क्योंकि 1 पे यहाँ डॉट है और यहाँ से तो लाइन पास हो रही है, तो इसका मतलब 1 पे क्लोज इंटरवल रहेगा। 5 इज नॉट इन द आंसर ऑफ इंटरसेक्शन। वाई? क्योंकि 5 इस नीचे वाले इंटरवल में नहीं था, ऊपर था बट कॉमन तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले को अगर मैं डील करूं, सेकंड वाले में लिखा है x बिलोंगिंग टू 5 टू 6। 5 टू 6 में ये दोनों तरफ कैविटी ही रहेगी, ये 0.6 है। और अगर माइनस इन्फिनिटी टू 8 इंटरवल सोचा जाए तो करीब ये आ रहा है 8, ये 6, ये 5। अब अगर मैं यूनियन की बात करूं, यूनियन कॉमन पोर्शन तो लेना ही है, बचे हुए पोर्शंस भी लेना है। तो आपको दिख रहा है कि जो x माइनस इन्फिनिटी से 8 लिखा था ये बड़ा सेट था, और बड़े सेट के अंदर ये पूरा सेट कंटेन कर रहा है 5 टू 6 वाला, तो यूनियन फिर यही आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 8। और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन दैट मीन्स अगर स्टेटमेंट एंड से सेपरेटेड होता, यूनियन मीन्स और इंटरसेक्शन मीन्स एंड, तो आंसर आता 5 टू 6। अब इस एग्जाम्पल में फिर से यूनियन एंड इंटरसेक्शन पूछा गया। x बिलोंग्स टू r का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स, तो इसको हम एक लाइन से शो कर देते हैं ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस है। और दूसरा इंटरवल दिखा है 5 टू 7, यानी 5 पे कैविटी और 7 पे डॉट लग जाएगा, क्योंकि 7 इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है। इंटरसेक्शन की बात करें तो कॉमन पोर्शन आता है,
और यूनियन की बात करें तो कॉमन पोर्शन के साथ साथ बचे हुए पोर्शंस भी आते हैं, इसलिए यूनियन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू R, और इंटरसेक्शन हो जाएगा x belonging to 5 to 7. 5 not included and 7 included as given. सेकेंड पार्ट इसमें देखें, फिर से 1 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है। सब जानते हैं इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगता, ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है, उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा -3 to 9, आप देख रहे हैं मैं रियल नंबर लाइन पे पूरे नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, जो भी बड़े नंबर्स हैं वो हमेशा छोटे नंबर से राइट हैंड साइड पे होंगे, इस बात का ध्यान रखें बस, और पूरे नंबर्स ना लिखें। आंसर आ गया यूनियन का x बिलोंगिंग टू -3 टू इन्फिनिटी, और इंटरसेक्शन का आंसर आ गया x बिलोंगिंग टू कॉमन पोर्शन, दैट इज 1 to 9. 1 नॉट इंक्लूडेड एंड 9 इंक्लूडेड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट थ्योरी में यही पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा आपको जेई में काम आने वाला है, और इसकी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लास्ट में ये यूनियन और इंटरसेक्शन लेना ही पड़ता है। सो विद दीज वर्ड्स आई एंड दिस लेक्चर हियर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।